तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड यूनिट में सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन एंड रेडियो एक्टिव डिके. A nuclear reaction differs to that of a chemical reaction. In chemical reaction, the nuclei of the atom from the reactants to the product is unchanged. In nuclear reaction, the protons and neutrons are rearranged in the nucleus of the atom to form new element. तो जब ये सबसे मेजर डिफरेंस है न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में. केमिकल रिएक्शन जब हम करते हैं तो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से रिएक्शन होता है, लेकिन जब और केमिकल रिएक्शन में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट साइड में भी और रिएक्टेंट साइड में. तो रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिस एटम के होते हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोडक्ट साइड में भी होते हैं. ये जो केमिकल रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रक्रिया होती है, उससे केमिकल रिएक्शन होता है और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन जब न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं तो रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जब रिजल्ट आता है तो रिजल्टेंट साइड में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रीअरेंज होते हैं, उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन में चेंजेस हो जाते हैं, वो फिर से रीअरेंज हो जाते हैं. तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड chemical reaction is that in chemical reaction the nuclei में क्या होता है, हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है. तो nuclei of the atom from the reactants to the product is unchanged. In nuclear reaction the protons and neutron are rearranged in the nucleus of the atom to form new element. तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जब न्यू एलिमेंट बनता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में रहते हैं, वही प्रोडक्ट जो रिजल्ट होता है, हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वैसे ही सेम एज इट इज रहते हैं. लेकिन जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं तो इनसे न्यूक्लियॉन्स में चेंजेस होते हैं. तो जो रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं जब नया एलिमेंट कोई हम फॉर्म करते हैं, जो रिजल्ट में नया एलिमेंट मिलता है तो उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में चेंजेस होते हैं. Radioactive substances give off three types of radiation. रेडियोएक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उनमें 3 प्रकार के रेडिएशन होते हैं. ये है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज. अब अल्फा डीके जो हमने पढ़ा था, अल्फा डीके में पढ़ा था, when the nucleus of an atom has too many protons it results in disequilibrium of the nucleus due to excessive repulsion. किसी भी न्यूक्लियस में जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो प्रोटॉन्स, क्योंकि सारे प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, तो पॉजिटिव जब एक साथ बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो एक्सेसिव रिपल्सिव फोर्स हो जाता है, जिसको कि कभी-कभी न्यूक्लियर फोर्स ओवरकम थोड़ा बहुत नहीं कर पाता है. तो when the nucleus of an atom has too many protons it results in disequilibrium of the nucleus due to excessive repulsion. repulsive force बहुत ज्यादा हो जाता है. तो an alpha particle consists of, in order to reduce the repulsion the atom emits an alpha particle. तो इस रिपल्सिव को ओवरकम करने के लिए, इसको कम करने के लिए क्या होता है, एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से निकलता है. एन अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स एंड इज आइडेंटिकल टू हीलियम न्यूक्लियस. ठीक, तो अल्फा डीके कब होता है, जब न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसमें डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव रिपल्सिव फोर्स. रिपल्सन ज्यादा क्रिएट हो जाता है सेम टाइप के एलिमेंट होने से. प्रोटॉन जो होता है सारे पॉजिटिव होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव हो जाने से क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा जब हो जाता है तो प्रोटॉन जो है अल्फा पार्टिकल जो है एक उसमें से
निकलता है जिसमें कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल निकलता है दैट इज आइडेंटिकल टू हीलियम न्यूक्लियस। इसका ये रिएक्शन दिया हुआ है। If an atom emits an alpha particle, the atomic number is reduced by 2 and the molar mass by 4। क्योंकि 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं और 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर जो होगा, एटॉमिक नंबर इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी। और मोलर मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए मोलर मास में जो कमी आएगी वो 4 की आएगी। ये एग्जांपल दिया हुआ है यूरेनियम 92 238, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला, मींस हीलियम निकला एक, तो 2He4 प्लस क्या हो गया, थोरियम 9234। तो जब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला यूरेनियम 92 238 में से, तो जो प्रोडक्ट मिला वो हमें मिला थोरियम 9234। ऐसे ही Rn86 222 में से जब हमारा एक अल्फा पार्टिकल निकला तो हमें मिला पोलोनियम 84 218। अब इसमें देख लीजिए आप कि 2 संख्या प्रोटॉनों की कम हो रही है, 2 न्यूट्रॉनों की कम हो रही है, तो जो हमें रिजल्टेंट मिल रहे हैं वहां पे एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और मोलर मास में 4 की कमी आ रही है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल, सिंस दे आर पॉजिटिवली चार्ज, their ionization capability is high। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो इनकी आयोनाइजेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। they are affected by electric field and deviate towards negatively charged plate। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट होंगे नेगेटिव चार्ज की ओर। they are affected by electric field and they will deviate towards negatively charged plate। थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होता है a piece of paper can stop motion of alpha particle। तो एक पीस ऑफ पेपर भी अल्फा पार्टिकल के मोशन को रोक सकता है। Now the second decay is beta decay। So when the neutron to proton ratio in the nucleus is too great, a beta particle is emitted। जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का जो रेशियो है न्यूक्लियस में बहुत बढ़िया है, इट इज टू ग्रेट, तो क्या होता है, एक बीटा पार्टिकल निकलता है। इन बेसिक बीटा डिके a neutron is transformed into a proton and an electron। इसमें क्या होता है, बीटा डिके में एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। The electron is then emitted as a beta particle which increases the atomic number by 1 and the molar mass will be unchanged। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो जब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो बहुत बढ़िया होता है, when the neutron to proton ratio is the nucleus is too great, तो क्या होगा, एक बीटा पार्टिकल इमिट करेगा। ये बीटा पार्टिकल क्या होता है, एक न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो है इमिट करता है, इस एटम से बाहर निकलता है। The electron is then emitted as a beta particle। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हमारे जो है मोलर मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The electron is then emitted as beta particle when increases the atomic number by 1। एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो जब एक प्रोटॉन और बढ़ गया तो एटॉमिक नंबर भी हमारा एक बढ़ जाएगा। लेकिन मोलर मास की नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, तो एक प्रोटॉन बढ़ा लेकिन एक न्यूट्रॉन कम हुआ, तो एटॉमिक मोलर मास विल बी अनचेंज। ये हमारा हो गया बीटा डिके। इसका एग्जांपल दिया हुआ है cesium 55137 that is equivalent to 50 barium 56
137। अब देखिए इसमें से एक न्यूट्रॉन ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, और इलेक्ट्रॉन निकला और प्रोटॉन बढ़ गया, तो 55 की जगह प्रोटॉन हो गया 56, और एटॉमिक मोलर मास विल बी सेम। बेरियम 56 137 प्रोडक्ट मिला, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ऐसे ही 1H3 से जब एक इलेक्ट्रॉन निकला, प्रोटॉन बढ़ गया, तो 2He3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही कार्बन में C614 में 7, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल। Beta particles move with a velocity that is closer to speed of light। तो बीटा पार्टिकल जब निकलते हैं तो जो मूव करते हैं इनकी स्पीड और लाइट की स्पीड के बराबर होती है। बीटा पार्टिकल्स मूव with a velocity that is closer to speed of light। अब ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकता है, बीटा पार्टिकल जो मूव करते हैं इनकी वेलोसिटी कितनी होती है। तो चार ऑप्शन दिया रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ समथिंग एल्स, स्पीड ऑफ समथिंग। तो इस तरह से चार ऑप्शन दिया रहेगा। तो ऐसे जब पढ़ेंगे तो पढ़ते समय ये ध्यान रखिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो उसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी। Since their charge is smaller than alpha particle, their ionization capability is lower than alpha particle। तो एक दूसरी प्रॉपर्टीज ये हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, since they are charged particle, they deviate in electric and magnetic field। क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से इमिट होता है, तो ये डेविएट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। Their penetrating capability is higher than alpha particle। They can penetrate aluminum having thickness of 2 to 3 मिलीमीटर। तो इनकी penetrating capability जो होती है वो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होती है। इवन ये जो एल्युमिनियम होता है 2 से 3 मिलीमीटर का, उसको भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज ध्यान से आपको पढ़ना है, जिससे कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट डीके इज गामा डीके। व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज टू हाई एन एनर्जी, it reaches equilibrium by emitting an electromagnetic photon of energy known as gamma ray। The loss of gamma ray does not alter the atomic number or the molar mass of the element। The atom simply passes to a lower state of energy। जब किसी एटम के न्यूक्लियस की एनर्जी बहुत हाई लेवल पे हो जाती है, बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है, इट रीचेस इक्विलिब्रियम high and energy, it reaches equilibrium by emitting an electromagnetic photon of energy known as gamma ray। जब किसी एटम के न्यूक्लियस की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसमें से एक फोटॉन रिलीज होता है, एक प्रोटॉन इमिट होता है। ठीक है, तो ये फोटॉन इमिट होता है, तो इससे नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एटम की उसके न्यूक्लियस की संरचना पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट एनर्जी रिलीज होती है और न्यूक्लियस जो है का जो स्टेट हायर एनर्जी होता है उससे लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। When the nucleus of an atom is at too high an energy, it reaches equilibrium by emitting an electromagnetic photon of energy known as gamma ray। The loss of a gamma ray does not alter the atomic number or the molar mass of the element। The atom simply passes to a lower state of energy। जब किसी एटम के न्यूक्लियस का एनर्जी बहुत हाई हो जाता है तो उसमें से एक फोटॉन निकलता है गामा रे के फॉर्म, जिसको हम गामा रे कहते हैं। इससे न्यूक्लियस के एटॉमिक स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट जो हमारा न्यूक्लियस है वो हाई एनर्जी लेवल से लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी लेवल में आ जाता है। इसका ये 2 स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है।
जैसे प्लूटोनियम 94 240 है, इससे हमें मिला यूरेनियम 92 236 प्लस 2He4। अब सेकंड स्टेप में 92 यूरेनियम 236 जो है उसमें से क्या हो रहा है, एक गामा रे निकला, एक फोटान निकला, तो फोटान रेज गामा रेज निकला, और यूरेनियम एज इट इज 92 236 ही है, लेकिन इसका एनर्जी लेवल, इसके न्यूक्लियस का एनर्जी लेवल लोअर स्टेट की तरफ हो जाएगा। जो हायर एनर्जी लेवल था प्लूटोनियम से, जब यूरेनियम हमको मिला था उस समय उसका एनर्जी लेवल हाई था। जब 92 240 प्लूटोनियम से हमें एक अल्फा डीके हुआ, और अल्फा डीके में जैसे 2He4 निकला, तो 2He4 प्लस 92 यूरेनियम 236 हुआ। अब फर्दर यूरेनियम 92 236 से एक गामा रे निकली, और ये हो गया 92 236 विद लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ gamma rays are, the first one is they are high energy electromagnetic waves। जो gamma rays हैं वो high energy electromagnetic waves होती हैं। Second, since they are neutral, they do not deviate in electric and magnetic field। क्योंकि वो न्यूट्रल होती है, ना इनमें से प्रोटॉन निकल रहा है ना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सिंपली एक रे निकल रही है। तो these rays are neutral, that's why they do not deviate in electric and magnetic field, and their penetrating ability is too high। इनकी जो penetrating भेदक क्षमता है वो भी बहुत ज्यादा होती है। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक फॉर रिवीजन इज न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। इसमें यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिव डीके, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर and the safety of nuclear reactor। These all are the important topic in this second unit, that is nuclear energy। अब तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, जब दो छोटे न्यूक्लियाई को फ्यूज करके एक हैवी न्यूक्लियर बनाते हैं, तो जो दोनों को ऐड करते हैं, मिलाते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन प्रोसेस, दो छोटे लाइटर न्यूक्लियाई को मिला करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसमें बनाते समय एक छोटा सा टुकड़ा टूट के निकलता है, दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट। और यही मास डिफेक्ट हमारा एनर्जी के फॉर्म में निकलता है, दैट इज नोन एज binding energy। Nuclear fusion is a reaction in which two or more atomic nuclei are combined to form one or more different atomic nuclei and subatomic particles like neutron or protons। The difference in mass between the reactants and product is manifested as either the release or absorption of energy। तो जो दो न्यूक्लियाई को मिलकर तीसरा न्यूक्लियाई बन रहा है, तो दोनों न्यूक्लियाई के मास को ऐड कर दें, और जो फाइनल न्यूक्लियाई हमें प्रोडक्ट जो मिला है उसका जो मास है दोनों में देखेंगे तो दोनों में जरूर डिफरेंस आता है। दिस मास डिफरेंस इज नोन एज मास डिफेक्ट, और यही एनर्जी के फॉर्म पे रिलीज होता है। द डिफरेंस इन द mass between the reactant and product is manifested as either the release or absorption of energy। इसमें या तो रिलीज होगी एनर्जी या एब्सॉर्ब होगी, तो this energy is known as binding energy। This difference in mass arises due to the difference in atomic binding energy between the atomic nuclei before and after the reaction। पहले और बाद में जो बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस होता है उस वजह से ये मास डिफेक्ट आता है। फ्यूजन is the process that powers active or main sequence star or high magnitude stars। जो फ्यूजन प्रोसेस है ये लगातार स्टार्स में या सन में आप चलता रहता है। सूरज में, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लाखों
करोड़ों अरबों की संख्या में हाइड्रोजन एटम्स हैं जो फ्यूज होते रहते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बनता है, फिर हीलियम हाइड्रोजन का फ्यूजन चलता रहता है, तो इससे बहुत ही बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती रहती है। लाखों करोड़ों फ्यूजन उसमें चलते रहते हैं, चेन रिएक्शन चलता रहता है। A fusion process that produces nuclei lighter than iron 56 और nickel 62 will generally release energy। तो फ्यूजन प्रोसेस में अगर हम जो है फ्यूजन करते हैं आयरन 56 और निकल 62 जैसे लाइटर न्यूक्लियस से, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। these elements had relatively small mass per nucleons and large binding energy per nucleon। तो फ्यूजन न्यूक्लियाई लार्टर देन दिस रिलीजेस एनर्जी। तो इसमें क्या होगी, इससे जो हल्के न्यूक्लियस होंगे जब उनसे फ्यूजन करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, जैसा कि हम यूनिट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब एनर्जी रिलीज होगी तो इस तरीके की प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इससे भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से एटम हैं जिनके की लाइटर न्यूक्लियाई पे करने पर एनर्जी रिलीज होती है। तो आयरन 56 और निकेल 62 will generally release energy। A fusion process that produces nuclei lighter than iron 56 or nickel 62 will generally release energy। These elements have relatively small mass per nucleon and large binding energy per nucleon। So fusion nuclei lighter than these release energy means an exothermic process। But while fusion of heavier nuclei results in energy retained by the product nucleons and the resulting reaction is endothermic। लेकिन जब heavier nucleus को हम फ्यूज करके और उससे भी हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे तो वो रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। तो उसमें एनर्जी एब्सॉर्ब होगी तो ये प्रोसेस हमारा हो जाएगा एंडोथर्मिक। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में दोनों प्रोसेस हो सकता है, एंडोथर्मिक भी और एक्सोथर्मिक भी। जब लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जब हैवियर न्यूक्लियाई मिलकर और एक हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसमें होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। ये प्रोसेस दिया है, प्रोसेस तो अब ये दे दिया है कि the sun is a main sequence star and as such generate its energy by nuclear fusion of hydrogen nuclei into helium। ये हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 2 में भी, यूनिट 3 में भी। सूरज के अंदर लगातार लाखों करोड़ों की संख्या में चेन रिएक्शन चलते रहते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियस के बीच में। In its core, the sun fuses 620 million metric tons of hydrogen and makes 606 million metric tons of helium each second। हर सेकंड जो है सूरज के केंद्र में, सूरज के कोर में 620 मिलियन मेट्रिक टन फ्यूजन होता रहता है हाइड्रोजन का और 606 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ हीलियम हर सेकंड। The fusion of lighter element in star releases energy and the mass that always accompanies it। ये चेन रिएक्शन दिया हुआ है। The first step in all the branches is the fusion of two protons into deuterium as the proton fuse one of the। तो ये चेन रिएक्शन आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से एक प्रोटॉन मिलकर एक ड्यूटेरियम हो रहा है प्लस एक पॉजिट्रॉन है और इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये चेन रिएक्शन जो है फिर वन ड्यूटेरियम का फिर हाइड्रोजन से फ्यूज करके 2He3 प्लस गामा रेज उसमें रिलीज हो रहा है और 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, और ये दिया हुआ है इस तरीके से चेन रिएक्शंस होता रहता है। तो इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको।
यूनिट 2 में भी, यूनिट 3 में भी, तो ये भी एक अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। तो ये 3-4 जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस डायग्राम में दिया हुआ है हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसे करके ये हो रहा है, ठीक। और फिर फर्दर ये चेन रिएक्शन होता रहेगा। तो इसको अच्छी तरह से फ्यूजन को पढ़ लेंगे। अब ये क्वेश्चन एक है डिफरेंस, ठीक। तो इस पे भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन वर्सेस न्यूक्लियर फिजन, ठीक। तो इसमें फ्यूजन would be defined as the joining of two or more small atoms to form a large atom, or fission would be defined as the division of a single atom to multiple atom of small sizes. अब न्यूक्लियर फ्यूजन में a massive amount of energy is required to combine small atom to form a large atom, and nuclear fission requires less energy to divide atom into two or more ones. The release of energy during fusion is way higher than that of the fission reaction. और न्यूक्लियर फिजन में the amount of energy released in fission is much lower than the energy released during fusion. इसमें प्रोडक्शन यूजेस ऑफ एनर्जी, तो एक्सपेरिमेंट्स इन पावर प्लांट यूज दिस टेक्नोलॉजी। और न्यूक्लियर फिजन में द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज दिस टेक्नोलॉजी। Next, natural reaction. So nuclear fusion takes place in the stars and the sun that are natural forces. जैसा कि हमने बताया कि सूरज और जितने भी तारे हैं उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन कंटिन्यूअस चलता रहता है। और फिजन में नेवर अकर्स इन नेचर इन नॉर्मल केसेस। तो ये नेचुरली कहीं पर भी होता नहीं, ये हमको कराना पड़ता है। तो आइडियल कंडीशन जो न्यूक्लियर फ्यूजन की है, हाई डेंसिटी and high temperature atmosphere are the requirements. न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का, वो जरूरी है। और न्यूक्लियर फिजन में there is a necessity to have a critical mass of the substance and neutrons with high speed. तो इसमें क्या होता है, हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट से जो है हम ब्रेक करते हैं। कोई भी हमारा न्यूक्लियाई है उसको ब्रेक करने के लिए उसमें हम न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो दो या दो से ज्यादा पार्ट में ब्रेक होता है और एनर्जी भी रिलीज होती है, प्लस कुछ न्यूट्रॉन्स फर्दर फिर निकलते हैं। फिर उन न्यूट्रॉन्स को आगे फिर से हम बम्बार्डमेंट के लिए यूटिलाइज करते हैं। इस तरीके से न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन चलता है। न्यूक्लियर फिजन आइडियल कंडीशन है, देयर इज अ नेसेसरी टू हैव अ क्रिटिकल मास ऑफ द सब्सटेंस एंड न्यूट्रॉन्स विद हाई स्पीड। तो इसी स्पीड को हम जब आगे पढ़ेंगे अभी न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर, तो न्यूट्रॉन की स्पीड को ही कंट्रोल करना होता है जब हमें कंट्रोल करना होता है चेन रिएक्शन को। तो रिएक्शन आउटकम, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में वेरी फ्यू रेडियो एक्टिव केमिकल्स कम आउट ऑफ दिस रिएक्शन, एंड इन न्यूक्लियर फिजन द फिजन रिएक्शन produces highly radioactive substances। और फ्यूल जो यूज होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में, हाइड्रोजन आइसोटोप्स आर यूज्ड एज फ्यूल इन एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स। और फिजन में यूरेनियम इज वन ऑफ द प्राइमरी फ्यूल्स इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो हम रॉड के फॉर्म में फ्यूल यूज करते हैं, डायरेक्ट यूरेनियम नहीं यूज करते हैं। अभी रिवीजन क्लास में फिर से हम एक बार उसको डिस्कस करेंगे कि हाउ वी यूटिलाइज uranium as a fuel in nuclear power plant inside the nuclear fission reactor। तो जो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन में जो फ्यूल यूज करेंगे वो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यूज करेंगे, और न्यूक्लियर फिजन में हम क्या करेंगे, यूरेनियम को यूज करेंगे एज ए फ्यूल
फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हम इस लेक्चर को आज यहीं समाप्त करेंगे। अगला 20 के 10-15 मिनट बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम लेंगे न्यूक्लियर फिजन। वी विल डिस्कस न्यूक्लियर फिजन and the nuclear fission reactor and the safety of nuclear fission reactor.